हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी इस टॉपिक में हम चालू करेंगे चैप्टर 5 जो कि है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। ये टॉपिक 5 है जिसमें मैं आपको डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर में आपको क्लियर करूंगा और इसके जो टाइप्स होते हैं और उसके बेनिफिट्स वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। हमारा ये जो पूरा ट्यूटोरियल सीरीज है, ये जो ट्यूटोरियल सीरीज है इस बात के लिए है कि हमें लो कोड एन कोड एक कंसेप्ट होता है। मींस बिना कोडिंग या मिनिमल कोडिंग के साथ आप किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या उसकी मेथड्स होती हैं, क्या प्रोग्रामर्स की प्रॉब्लम होती हैं, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, उन सब का कैसे ओवरकम हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में सीख रहे हैं। आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स मिल सकें। क्या होता है डेटा सेंटर? डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पर हम पूरा डेटा स्टोर करते हैं, है ना। डेटा सेंटर कई जगह TRE भी लेते हैं और कई जगह उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटर से हमें मतलब है। डेटा सेंटर एक टाइप का एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस और ये सब चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है। अब उसके अंदर सर्वर्स होते हैं। हम डेटा सेंटर से क्या ले रहे हैं? सर्वर्स ले रहे हैं। हम जो भी अपनी एप्लीकेशंस होस्ट करेंगे वो इनडायरेक्टली कहाँ पर स्टोर्ड होती है? कहाँ पर होती है? डीसी में होती है। डीसी मतलब डेटा सेंटर। ठीक है। डेटा सेंटर के अंदर ही हम सर्वर लेते हैं या डेडिकेटेड सर्वर लेंगे या होस्टिंग लेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपको डेटा सेंटर से या डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से ही आपको होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग या वीपीएस होस्टिंग ये सब चीज़ें लेना चाहिए। मिडिल मैन से या मिडिल वेयर से आपको नहीं लेना है, जिनको हम रिसेलर्स बोलते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में या होस्टिंग की लैंग्वेज में हम उनको रिसेलर होस्टिंग बोलते हैं। तो हम रिसेलर से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे। क्यों? ये आपको मैंने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया है। जिन्होंने लास्ट टॉपिक्स नहीं देखा हो या अभी चैप्टर 1 से टॉपिक्स नहीं देखे हो वो पहले देख लें ताकि आपको पूरे ट्यूटोरियल्स के बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज हो सके। अब सर्वर्स जो होस्ट होते हैं, सर्वर्स जो आते हैं वो होते हैं रेक के अंदर। ठीक है। एक रेक में 40 सर्वर्स आते हैं। कितने? 40 सर्वर्स आते हैं एक रेक के अंदर। बहुत सारी रेक्स जो होती हैं वो डेटा सेंटर के अंदर होती हैं। बहुत सारी रेक्स डली होती हैं उधर डेटा सेंटर में। ठीक है। अब एक रेक में 40 सर्वर्स होती हैं और डेटा सेंटर के अंदर हजारों रेक्स हो सकती हैं। ठीक है। अब हमें सर्वर्स के अंदर कौन कौन सी मेजर सिक्योरिटीज हो सकती हैं, हम अपने एंड पे क्यों सर्वर सेटअप नहीं कर रहे हैं, डेटा सेंटर में क्यों सेटअप्स कर रहे हैं, हम डेटा सेंटर से क्यों होस्टिंग ले रहे हैं, हम अपने घर पे सर्वर क्यों नहीं बना सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हमें सर्वर्स के अंदर मेजरली क्या क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी अपलिंक। अपलिंक मीन्स डेटा लिंक। डेटा लिंक मीन्स इंटरनेट कनेक्शन। क्या क्या मैंने शब्द यूज करे? अपलिंक या डेटा लिंक। ठीक है। अगर मैं अपने आसपास की बात करूं तो मेरे पास जो मैक्सिमम इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबिलिटी है वो कौन सा कनेक्शन अवेलेबल है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे सर्वर नहीं चलता है क्योंकि ब्रॉडबैंड इज अ 1:16 1:8 शेयरेबल इंटरनेट कनेक्शन होता है। शेयरेबल मतलब उसको कई लोग शेयर कर रहे होते हैं। वो बंद भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। मीन्स ऑलवेज अप नहीं होगा। अपलिंक बोल रहा हूँ ना, ऑलवेज अप होना चाहिए। मीन्स हमारा ब्रॉडबैंड से नहीं चल सकता। हम लीज लाइन ले सकते हैं। लीज लाइन ले सकते हैं। लीज लाइन 100% 1:1 रेशो में होता है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग हम बेयर नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, लीज लाइन की जो स्पीड होती है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ स्पीड जो होती है वो डेटा सेंटर्स पे ही अवेलेबल हो सकती है। डेटा सेंटर्स पे जो स्पीड होती है वो 10 Gbps की स्पीड होती है। ज्यादातर जो हमारे इंडिया के डेटा सेंटर्स हैं उनकी 10 Gbps की स्पीड से। यूएसए के ज्यादातर डेटा सेंटर्स की जो स्पीड है वो 100 Gbps की स्पीड है।
जीबीपीएस की स्पीड है। लेकिन हम यूएसए से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यूएसए से अगर हम लेते हैं तो वहां पर हमें होप काउंट है ना ज़्यादा आएगा। होप काउंट ज़्यादा आएगा तो हमारी वेबसाइट स्लो चलेगी। हमें कहाँ लेना रीजनेबल पड़ेगा? 10 जीबीपीएस पे, इंडियन डेटा सेंटर्स पे। अब इसके लिए भी मैं इसमें लास्ट चैप्टर में टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। 100 जीबीपीएस का या 10 जीबीपीएस से इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके डेडिकेटेड सर्वर पे कितने पोर्ट स्पीड ओपन है, ये तो डेटा सेंटर की स्पीड हो गई। लेकिन पोर्ट स्पीड पे आपको कितनी स्पीड प्रॉपर डेडिकेटेडली आपके सर्वर्स पे फिक्स्ड प्रॉपर स्पीड कितनी मिली हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सर्वर्स वाले क्या करते हैं, आपको बोला, आपने लिया है कि लास्ट टॉपिक में आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि वीपीएस होता है, डेडिकेटेड सर्वर्स होता है, डेडिकेटेड सीपीयूज होता है, रैम होता है, एज वेल एज डेडिकेटेड आपके पास पोर्ट स्पीड भी होना चाहिए। हमारा सर्वर तो रिस्पॉन्स कर रहा है फुली स्पीड, लेकिन हमारे पास इंटरनेट स्पीड ही सर्वर पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं है कि वो जल्दी से हमारे पास यूजर्स के क्लाइंट्स पे रिस्पॉन्ड कर सके। तो हमारे पास पोर्ट स्पीड भी एक क्राइटेरिया होता है जहां पर आपको चेक करना होता है कि पोर्ट स्पीड प्रॉपर मिली है या नहीं मिली है। 2 Mbps कई लोग दे देते हैं, रॉन्ग। एटलीस्ट 10 Mbps होना चाहिए। क्योंकि 2 Mbps तो आप लीज लाइन ले लेंगे जो कि 12,000 रुपीज पर एन पर मंथ में मेरे सिटीज में अवेलेबल है। कहीं भी इंडिया में देखेंगे तो 2,000 रुपीज, 4,000 रुपीज पर मंथ पे आपको 2 Mbps आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये जो होती पोर्ट स्पीड होती है ये सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, हम डेटा सेंटर्स में हम क्यों करते हैं? हमारे जो घरों की लाइट होगी या ऑफिस की लाइट होगी वो सिंगल सिंगल फेज होगी, मीन्स सिंगल कंपनी की लाइट होगी। अगर ये कंपनी की लाइट गई तो हम जनरेटर पे जनरेटर पे या फिर जो बैकअप सिस्टम है, बैकअप सिस्टम कौन सा कहते हैं? पावर बैकअप होता है ना, इन्वर्टर होता है या यूपीएस होता है। यूपीएस भी हम कहते हैं, इन्वर्टर या यूपीएस। हम इस पे डिपेंड हो जाएंगे। इस पे डिपेंड नहीं होना है ना। अब जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें तीन अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग जगहों से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है। यहाँ पर इंटरनेट की लाइन भी एक कंपनी से नहीं होती, दो तीन जगहों से, अलग अलग जगहों पे से कंबाइन करके पूरे डेटा सेंटर पे लिंक होती है कि भाई अगर एक कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो अगली कंपनी से ले लेंगे, अगली कंपनी से कुछ प्रॉब्लम हुई तो थर्ड कंपनी से ले लेंगे। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मल्टीपल कंपनीज पे डिपेंडेंट, मल्टीपल कंपनीज से वो चीजें ले रहे हैं, अलग अलग कंपनीज से ले रहे हैं। एक ही जगह, जैसे अब मेरे शहर में एक ही बिजली कंपनी है तो मेरे को एक ही बिजली कंपनी से बिजली लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे भी कुछ इंडिया में शहर हैं जहां पर मल्टीपल, दो तीन चार ऐसी कंपनीज हैं जो बिजली देती हैं और अलग अलग हैं उनके रिसोर्सेज, अलग अलग हैं। बिजली जनरेट के कोई, किसी का है ना मेगा प्लांट डला हुआ है, किसी का थर्मल प्लांट डला हुआ है, किसी का डैम से है ना बिजली जनरेट हो रही है। तो उन सब के अलग अलग है। जैसे अगर मैं मुंबई का एग्जांपल लूँ तो मुंबई में रिलायंस का भी है, अडानी भी है, सरकारी भी है, गवर्नमेंट भी है। तो वहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं, है ना। अब मेरी सिटीज की बात करूं तो यहाँ पर एक ही है गवर्नमेंट बिजली विभाग, जो है एक ही गवर्नमेंट एजेंसी है जो बिजली विभाग देती है। तो मेरे पास मल्टीपल बिजली कनेक्शंस के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कुछ 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 जगहों पे क्या, 90% जगहों पे क्लाइमेट हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मीन्स क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, क्लाइमेट भी सुटेबल नहीं है। ठीक है। तो इन सब जगहों से और भी कई सारे कंस्ट्रेंट आते हैं। कई जगहों पे पॉलिटिकल इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप वहां पर डेटा सेंटर आप सेटअप ही नहीं कर सकते। वहां पर जगह जगह बार बार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, खुदाइयाँ चल रही हैं, तो आपकी कभी लाइन उड़ रही है तो कभी कुछ उड़ रहा है तो कभी कुछ खराब हो रहा है। पॉलिटिकल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जहां पर बिल्कुल बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है, बेस्ट फिजिबल होता है, वहीं डेटा सेंटर बनता है। प्लस हम भी डेटा सेंटर में ही क्यों सर्वर लगाते हैं? क्योंकि हमें उस जगह पे हमको वो सारी चीजें मल्टीपल्स मिल रही हैं, फेलियर्स के चांस कम होता है। एज वेल एज आप अपने घर पे जितना कॉस्ट लगाएंगे, जैसे आपने घर पे अपना लगा दिया 20,000 या 25,000 लगा दिया, वही चीज आपको डेटा सेंटर के अंदर 5,000 में मिल जाएगी। ठीक है। अब डेटा सेंटर के अंदर आपको सर्वर लगाना है तो इट्स कॉल्ड वन यूनिट। वन यूनिट, एक रेक में 40 यूनिट होती है। ठीक है। आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 5 यूनिट ले सकते हैं, 10 यूनिट ले सकते हैं, क्वार्टर ले सकते हैं। 10 यूनिट मतलब क्वार्टर, क्वार्टर हो गया।
20 यूनिट हाफ यूनिट हो गया, 75 40 पूरा कंप्लीट 40 भी ले सकते हैं। लेकिन पूरी रेक अगर आप लेते हैं 40 यूनिट, तो इसमें दो सर्वर्स यूजेबल यूनिट, दो यूनिट जो है यूजेबल नहीं होते हैं, वो आप क्लाइंट को सेल नहीं कर सकते पूरी फुल में। ठीक है, और 1 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग, अगर मैं आज की करंट डेट में अगर मैं बात करूं, 1 यूनिट की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 5000 रुपीज आ रही है एक डेटा सेंटर में। मीन्स अब यहाँ पर आप कैसा भी सर्वर लगाओ, किसी भी लेवल का कॉन्फ़िगरेशंस लगा दो, किसी भी लेवल का कॉन्फ़िगरेशन, आपको तो सिर्फ परचेज़ करके वहाँ पर लगाना है। आपका रेंट 5000 ही आएगा। लेकिन आप किसी डेटा सेंटर से आप डायरेक्ट सर्वर लेते हो कि भाई सर्वर आप सेटअप कर दो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सर्वर्स के कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंगली चलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 यूनिट रेक स्पेस हम लेंगे, उसमें 1 यूनिट का रेक स्पेस लेंगे, एक विंडोज सर्वर का ले लेंगे, एक लाइनेक्स सर्वर का ले लेंगे, और दोनों पे विंडोज लाइनेक्स इंस्टॉल करके सेटअप करके उसको डेटा सेंटर को भेज देंगे, डेटा सेंटर उसको वहां पर फिक्स्ड कर देगा। अब डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनेट देना, इंटरनेट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, और कूलिंग देना, डस्ट फ्री देना, कूलिंग और डस्ट फ्री। मीन्स उसकी कूलिंग डस्ट फ्री, मतलब टेम्परेचर रखना, टेम्परेचर सिर्फ ठंडा गर्म रखना नहीं, उसमें मॉइस्चर कंट्रोलर भी होता है। मॉइस्चर कंट्रोलर भी होता है। मीन्स अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो मुझे अगर मैं ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अपने घर पे या ऑफिस पे बनाने की कोशिश करूंगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। उतने में आप दूसरे बिजनेस भी कर सकते हैं, दूसरे काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ऑलवेज प्रेफर डेटा सेंटर। हाँ, आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा हो, अन्नाप शन्नाप पैसा हो कि आप है ना कम से कम 100 रेक का डेटा सेंटर स्पेस बना सकते हैं, 100 रेक का आप पैसा लगा सकते हैं, 100 रेक्स लगा सकते हैं। 100 रेक्स मतलब कितने होगा, 4000 सर्वर्स की कैपेसिटी। तब आप डेटा सेंटर्स बनाने की बात करेंगे। और डेटा सेंटर भी कहाँ पर पॉसिबल है, जहां ये सारे सोर्सेज इजिली अवेलेबल हो और चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट में, कॉम्पिटिटिव रेट में अवेलेबल हो। तो उस लोकेशंस की, उस जगह की आपको प्रॉपर्टी जो है, जमीन, स्पेस, वो आप परचेस करने की आप कैपेसिटी रखते हो, तो ही आप है ना डेटा सेंटर सेटअप कर पाएंगे। इट मीन्स कि आपके ऑफिस में या घर पे आप सर्वर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि डेटा सेंटर में आपने जो सर्वर की स्पेस जो आप ले रहे हैं, उसमें उनकी पूरी गारंटी होती है इंटरनेट की। मल्टीपल इंटरनेट्स होते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल क्लाइमेट और कूलिंग सिस्टम्स अवेलेबल होता है, पूरा कंप्लीट फायर सिस्टम अवेलेबल होता है ना। पॉलिटिकली वहाँ कोई तीन पाँच नहीं होते, सीधी सीधी पूरा बिजनेस है, बिजनेस एरिया है। ठीक है, प्लस एज वेल एज पूरी सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी भी वो अवेलेबिलिटी कराते हैं, कि किसी भी तरह की डिजास्टर होने पे आपको वो रिकवरी करके देंगे। तो डिजास्टर रिकवरी भी उनके पास एक ऑप्शन होता है। लेकिन हम फुली डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं होते हैं, हम खुद की भी अपने पास ऑप्शंस रखते हैं। मीन्स हम उसका अपने ऑफिस में घर पे एक लोकल बैकअप भी बनाएंगे, पूरा डेटा लोकल बैकअप बनाएंगे, एज वेल एज दो सिटीज के हम सर्वर, दो सिटीज के डेटा सेंटर पे, दो अलग अलग सिटीज के, मतलब अगर मैं इंडिया शहर की बात करूं, तो एक मुंबई में एक मैंने 1 यूनिट ले लिया, एज वेल एज मैंने किसी और शहर, मतलब जयपुर में या इंदौर में या हैदराबाद में एक दूसरे शहर में भी मैंने एक डीसी के अंदर एक 1 यूनिट का सर्वर लगा लिया। और दोनों के दोनों पे सेम डेटा है, मिररिंग कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरी मुंबई का डेटा सेंटर क्रैश करे, तो मैं दूसरे डेटा सेंटर के सर्वर से मैं अपने सारे क्लाइंट्स को सर्विस देना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो वो क्रैश करी ही। उसका या तो इंटरनेट क्रैश कर जाएगा, उस डेटा सेंटर का इंटरनेट, तीनों के तीनों कंपनी, बैकबोन इंटरनेट ही उसका बोल गया, क्रैश कर गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे केस में, उस केस में तो चीजें खराब हो जाएंगी। और कई कई कंपनीज तो इतनी रिलायबिलिटी के साथ चलती हैं कि उनने इंडिया में एक और कंट्री में दो, ऐसे कई सारे शहरों में उनने दो दो, कई सारी कंट्रीज में, कंट्रीज वाइज उनने दो दो तीन तीन सर्वर्स अलग अलग डेटा सेंटर्स में, डीसीज में उनने सेटअप करके रखा हुआ है। मतलब वो इंडिया के या किसी अपनी खुद की कंट्री पे भी बिलीव नहीं करते हैं कि भाई वहां पर भी अगर डिजास्टर हो गया तो वो क्या करेंगे। ठीक, अब डेटा सेंटर का हम कैसे चूज करेंगे कि किस डेटा सेंटर में हमको चीजें सेटअप करनी है, किस टाइप को डेटा सेंटर्स को हमें प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, इसको हम डेटा सेंटर्स को जो डिफाइन करते हैं, वो हम करते हैं टीयर के अंदर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है, मतलब टीयर क्या है, कैसे, है ना। अब मैं आपको सिंपल सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। टीयर 1 मतलब हर चीज के रिसोर्सेस
तीन ना। टेक्निकली ये चीजें मतलब जो टेक्निकली वर्डिंग्स में मैं आपको सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए अगर मैं बात करूँ तो टीयर थ्री का मतलब TIEER, टीयर। टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री और टीयर फोर। क्या मतलब है? टीयर वन का मतलब एवरी रिसोर्सेज, सिंगल रिसोर्सेज, एवरी सिंगल रिसोर्सेज। इसकी आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे जाके तो आपको वहां पर और डिफरेंस आपको क्लियर होगा। वहां पर मैंने लिख के रखा हुआ है, डेटा सेंटर्स के बारे में लिख के रखा हुआ है। मैं उसको भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा। टीयर टू का मतलब हर चीज के डबल रिसोर्सेज। ठीक है। टीयर थ्री मतलब हर चीज के थ्री रिसोर्सेज। ठीक है। टीयर फोर मतलब हर चीज के फोर रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? कौन कौन से? सबसे पहला जो आता है वो इंटरनेट आता है। इंटरनेट रिसोर्सेज मतलब तीन अलग अलग पॉपुलर कंपनीज की रिसोर्सेज, ये मिनिमम है। टीयर वन और टीयर टू तो आप अपने घर पे भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तीन अलग अलग कंपनीज के, एज वेल एज तीन पावर बैकअप सिस्टम, तीन अलग अलग टाइप के पावर बैकअप। ठीक है। पावर बैकअप में जनरेटर भी हो सकता है और बैकअप सिस्टम भी हो सकता है। वो हर चीज में अगर वो टीयर वन है मतलब हर चीज सिंगल, टीयर टू मतलब हर चीज डबल, टीयर थ्री मतलब हर चीज तीन। मतलब तीन अलग अलग कंपनीज के इंटरनेट कनेक्शन, तीन अलग कंपनीज के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, तीन अलग अलग पावर बैकअप, तीन अलग पावर जनरेटर। ठीक है। फिर कूलिंग सिस्टम, टीयर थ्री लेवल्स की कूलिंग सिस्टम, टीयर टू थ्री लेवल्स के ना, टू लेवल्स की कूलिंग सिस्टम, कूलिंग एंड मॉइस्चर। ठीक है। तीन एज वेल एज थ्री लेवल्स। ठीक है। थ्री लेवल्स मतलब वहां पर हमारे जो रेक्स हैं उनको कूलिंग्स और मॉइस्चर ना चाहकर भी फेल्यूर होना ही नहीं चाहिए। अगर एक फेल तो अगला, अगला फेल तो तीसरा। तीन, मिनिमम थ्री। और बार बार मैं तीन की बात क्यों कर रहा हूँ कि जो बेस्ट होता है वो तीन होता है। फोर भी अननेसेसरी बहुत एक्सपेंसिव होता है, फोर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद और क्या चीज आ गई? सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी मींस यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा सेंटर की जो सिक्योरिटी है, कितने लोग मॉनिटर्स कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। ठीक है। तीन अलग अलग लेवल्स के उठ के उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एज वेल एज तीन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एज वेल एज और क्या होना चाहिए? 24/7। वो ऐसा नहीं कि ट्वेंटी आपका रात में चल रहा है दिन में बंद। 24/7 एडमिनिस्ट्रेटिव अवेलेबल होना चाहिए, है ना, हर हालत में। मतलब उनकी रात की भी टीम जो होगी वो जूनियर टीम नहीं होगी, वो सीनियर लेवल की ही टीम होगी। और हर तरह की डिजास्टर रिकवरी के लिए वो अलर्ट होंगे, मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। कोई कुछ देख रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव किस किस लेवल के हो जाते हैं? एक नेटवर्क के हो जाते हैं जो नेटवर्क देख रहे होते हैं, और एक रेक्स को देख रहे होते हैं। रेक्स मतलब सर्वर लेवल का उनके पास होता है, सपोर्ट सिस्टम जो होता है। ठीक है। और क्या हो सकते हैं? ठीक है। आपके पास उसके पास डेटा सेंटर्स के पास स्टॉक्स होना चाहिए। स्टॉक मतलब सर्वर्स की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। आपने बोला कि मुझे ये सर्वर चाहिए, मुझे ये हार्डवेयर चाहिए, मैं इसका अमाउंट डाल रहा हूँ या इसका ये कर रहा हूँ, तो वो ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज स्टॉक में उसके पास होना चाहिए। ऐसा डीसीपी कोई काम का नहीं है जिसके पास है ना जब फोन लगाओ तो उसके पास है ना हार्डवेयर अवेलेबल ही नहीं है। वो बोलेगा कि अभी मैं ऑर्डर करूंगा, मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी, मतलब मेरे पास चीजें स्टॉक्स में नहीं है। नहीं, सर उनके डेटा सेंटर्स के पास ऑलवेज स्टॉक्स अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो थ्री थ्री टीयर ये भी जो है फेल्यूर्स माने जाते हैं, है ना। ये दोनों जो हैं बेस्ट नहीं माने जाते हैं, फेल्यूर्स होते हैं। इसमें चांस ज्यादा होता है, इसमें आप एक है और दो है, दो वाले में भी चांस ज्यादा होता है कि आपका सिस्टम डाउन टाइम चले जाए। और इनकी कॉस्टिंग और थ्री टीयर की कॉस्टिंग में कोई खास फर्क आता नहीं है।
तो हम टियर 3 को प्रिफर करते हैं। और टियर 4 अगर बहुत सेंसिटिव डेटा है, फाइनेंशियली डेटा है या इस टाइप का डेटा है, या बहुत ज़्यादा हम डाउन टाइम चाहिए ही नहीं हमको, तो हम टियर 4 लगाएंगे। लेकिन ये टियर 3 के कंपैरिजन में मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स कॉस्ट होती है। ठीक है, 4 टाइम्स कॉस्ट होती है, तो हम टियर 4 प्रेफर ना करके हम एटलीस्ट मिनिमम टियर 3 प्रेफर करेंगे हर हालत में। टियर 2 भी नहीं लेना है, टियर 1 भी नहीं लेना है। अब इनको चूज करने का एक बात तो ये हो गई कि टियर 3 लेना है। अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है, हम जो भी डेटा सेंटर में लेंगे वो उसमें हम लोकेशन चेक करेंगे। लोकेशन मतलब हमारा वहां पर होप काउंट कितना आ रहा है। हम दुबई में नहीं ले सकते, है ना, हम लॉस एंजलिस में नहीं ले सकते, न्यूयॉर्क में नहीं ले सकते, हम किसी और कंट्री में नहीं ले सकते, सिडनी नहीं ले सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट बेस है वो कहाँ पर है, वो इंडियन है। हम कहाँ पर हैं, इंडियंस हैं। तो हम अपना जो डेटा सेंटर जो चूज करेंगे वो इंडियाज के करेंगे। और इंडिया में किस शहर का करेंगे, जहां पर हमको होप काउंट्स मिनिमम मिलेगा, और जो ये सारे क्राइटेरियाज को मैक्सिमम क्रॉस पॉसिबल कर रहा होगा, मैक्सिमम क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा होगा, एज वेल एज सबसे लोवेस्ट कॉस्टिंग होगी, L1 कॉस्टिंग होगी। तो मीन्स हमारे पास अगली जो आएगी वो होप काउंट, लोकेशन प्रेफर करेगा। लोकेशन से क्या 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 चीज क्लियर होगी कि उसका टाइम ट्रेवल, पैकेट्स का टाइम ट्रेवल कितना आ रहा है, मतलब पिंग टाइम कितना आ रहा है, एज वेल एज होप काउंट कितने आ रहा है। मतलब हम ट्रेस रूट करके देखेंगे कि उसका होप काउंट कितना आ रहा है। इसका भी मैं पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम टियर 3 ही ऑलवेज पॉसिबिलिटीज को लेंगे कि टियर 3 ही हो, क्योंकि इसमें फेलियर्स के चांस है ही नहीं, होता ही नहीं है। एज वेल एज डेटा सेंटर क्या करते हैं, डेटा सेंटर्स अपने खुद के एक डिजास्टर रिकवरी के लिए एक और किसी और लोकेशन पे, मल्टीपल लोकेशंस पे अपने सर्वर्स का बैकअप बनाते हैं। अब वो बनाए चाहे ना बनाए, आपको उनकी बैकअप्स आपको अपने लोकल सिस्टम पे भी बैकअप्स बनाना है, एज वेल एज आप उनको दूसरे किसी और सिटीज के या किसी और कंट्री के डेटा सेंटर्स पे भी अपने सर्वर्स का बैकअप बनाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप फुली डेटा सेंटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते। आपको अपने डेटा के बारे में, आपके क्लाइंट्स के बारे में आपको पहले सोचना है, डेटा सेंटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हर चीज के टियर 3 एज वेल एज डिजास्टर रिकवरी, मतलब हम किसी और डेटा सेंटर या किसी और कंट्री के डेटा सेंटर्स पे भी हम उसमें अपने डेटास का, अपने सर्वर्स की एक कॉपी जरूर बना के रखेंगे, फुल सिक्योरिटी के साथ रखेंगे। वो तो डेटा सेंटर पे खुद ही कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो 10 साल से भी आप उससे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो भी आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपका क्लाइंट आपको पकड़ेगा, आपके डेटा सेंटर को नहीं पकड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो आपको अपने क्लाइंट्स को फुलफिल कंप्लीट हर चीज में रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी है विद गारंटीड। ठीक है, आखिरी सांस तक देनी है। तो आपको उसमें सिक्योरिटी देने के लिए मल्टीपल डेटा सेंटर्स में, तो एक की बात कर रहा हूँ, आप मल्टीपल्स की करिए। कई सारे डेटा सेंटर्स में आप, है ना, सर्वर्स का बैकअप बनाइए, कॉपीज बनाइए। सिर्फ बैकअप के लिए आप सर्वर लेंगे तो वो तो एक ही सर्वर पे आप, है ना, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगा के भी बैकअप्स ले सकते हैं। तो इस उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि जरा सा भी क्रैश होने पे आपके पास फुल सिक्योरिटी होती है। बहुत से लोग आफ्टर क्रैश कंपनी ही खत्म हो जाती है, और उनको और उल्टा दूसरी कंपनीज जो हैं, जो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो उन पे केस ठोक देते हैं या लीगल एक्शंस में उनको ले आते हैं। एक तो उनको कोलैप्स कर देते हैं, उनकी कंपनी को कोलैप्स कर देते हैं, एज वेल एज उनको लीगल एक्शंस में ले आते हैं। वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो हम डेटा सेंटर्स प्रेफर करेंगे आपके इस पॉइंट्स पे। प्लस उस पे ये सारी चीजें होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी होना चाहिए, मिनिमम 3 टियर होना चाहिए, एज वेल एज आप फिर भी डेटा सेंटर पे बिलीव ना करते हुए दूसरी कंपनी के डेटा सेंटर, दूसरी सिटीज के या दूसरी कंट्रीज के डेटा सेंटर्स पे आप उसकी फिर भी कॉपी या अप टाइम करने के लिए उसकी कॉपीज बना के चलेंगे ऑलवेज। ठीक है, वहां आप डेटा सेंटर में नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने पास लोकल उसका बैकअप बनाएंगे, बार बार उसका बैकअप बनाएंगे। नो डाउट आपको अपने सर्वर्स का थोड़ा सा बैंडविड्थ की कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगी, हो सकता है डबल देना पड़े, लेकिन फिर भी आपको बिलीव नहीं करना है। टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको और ऐड ऑन करना हो, दूसरे टॉपिक्स में ऐड ऑन करना हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक की वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।